ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारी नई बातें आपको जानने को मिलेंगी। तो मैं आप सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखिए, आपको अभी तक कहीं ना कहीं से पता चली गया होगा कि लापता लेडीज ऑस्कर की रेस से बाहर निकल गई है। जिन 15 फिल्मों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उसमें लापता लेडीज का नाम नहीं है। उन्होंने उठाकर इस फिल्म को बाहर फेंक दिया है, जिसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। अधिकतर लोग कि भाई अच्छा हो गया, ये थर्ड क्लास वोक प्रोपेगेंडा फिल्म शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है। और लोग अलग अलग फिल्मों के नाम भी सामने ला रहे हैं कि भाई, विशेषतः मैंने द गोट लाइफ का नाम ज़्यादा सुना, आडू जीवितम, कि भाई इस फिल्म को भेजना चाहिए था एफएफआई को, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया को, लापता लेडीज़ को क्यों भेज दिया, वगैरह वगैरह। और जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है विशेषतः, वो ज़्यादा दुखी है। हालांकि उनकी प्यारी फिल्म लापता लेडीज़ को ही भेजा गया था एफएफआई के द्वारा, परंतु उनकी पीड़ा ये है कि भाई लापता लेडीज तो थोड़ी सी कमर्शियल फिल्म थी, इसकी जगह पर तो ऑल वी इमेजिन इज लाइट को भेजना चाहिए था। आजकल लेफ्ट का जो इकोसिस्टम है वो ऑल वी इमेजिन इज लाइट को लेकर के बड़ा सर पर लेकर के नाच रहा है। समय समय पर ऐसी कोई ना कोई एक फिल्म को वो उठा लेते हैं और उसको लेकर के उछल कूद मचाते रहते हैं जब तक उनको अगली कोई फिल्म नहीं मिल जाती। तो अभी वो फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट है। अभी पुष्पा 2 रिलीज होने के बाद में बॉलीवुड के जो प्यारे वामपंथी डायरेक्टर है विक्रमादित्य मोटवानी, उन्होंने एक स्टोरी वगैरह भी डाली थी कि भाई पुष्पा 2 को सारे के सारे शोज दिए, ऑल वी इमेजिन इज लाइट को कोई शो ही नहीं दिख रहा। हालांकि ऑल वी इमेजिन इज लाइट पुष्पा 2 से 2 हफ्ते पहले रिलीज हो चुकी थी। और मैं बुक माई शो पर जाता ही रहता हूँ, तो मैंने मुंबई में और दूसरी जगह पर भी चेक किया था, तो भाई इस फिल्म के ऑल वी इमेजिन इज लाइट के शोज दिख रहे थे और कोई मक्खी मच्छर भी उस फिल्म को नहीं पूछ रहा था पर पुष्पा 2 रिलीज होने के बाद में अचानक से इनको ऑल वी इमेजिन इज लाइट को शो नहीं दिख रहे भाई। हालांकि मैंने वो फिल्म देखी नहीं है। जब भी समय मिलेगा तो मैं देखकर रिव्यू करने का प्रयास करूंगा। अब उसमें कितना वो प्रोपेगेंडा है, कितना नहीं है, या क्या है, वो अभी तो मैं नहीं जानता। परंतु इतना अवश्य है कि लेफ्ट का इकोसिस्टम सर पर लेकर के नाच रहा है, तो ऐसा ही कुछ ना कुछ होगा। और वैसे भी पोस्टर से दिख रहा है कि भाई वही डिप्रेस रोतड़ू चेहरे, जैसे कि वोक्स की प्यारी फिल्मों में होता है, ऐसे डिप्रेस होतड़ू कैरेक्टर्स होते हैं जिनको किसी न किसी बात से प्रॉब्लम होती है, समाज से, सोसाइटी से, सिस्टम से, देश से, फैमिली से, माता पिता से, कि भाई हमें खुलकर नहीं जीने दे रहे हैं, सेक्सुअल लिबरेशन, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, छाती कूटते रहते हैं। ऐसे ही कुछ ना कुछ थीम उनमें होती है। अब इसको देखना पड़ेगा ऑल वी इमेजिन इज लाइट में क्या है। तो उनकी पीड़ा यह है कि भाई इस फिल्म को एफएफआई ने क्यों नहीं भेजा। अब जो दूसरे कई सारे लोग द गोट लाइफ का, आडू जीवितम का नाम दे रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ बातें यहाँ पर कहना चाहूँगा। देखिए, आडू जीवितम ऑब्वियसली एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म है टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो, परंतु बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की जो कैटेगरी है ना, उसमें कोई टेक्निकली बहुत ज़्यादा बढ़िया कौन सी फिल्में बनी हुई है उनको नहीं भेजा जाता। ये बातें समझना बहुत आवश्यक है। ये जो कैटेगरी होती है ना बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की, उसमें उन्हीं फिल्मों को सबमिट किया जाता है अलग अलग देशों के द्वारा जिन फिल्मों में ज़्यादा से ज़्यादा वोक प्रोपेगेंडा हो। कैसे वोक प्रोपेगेंडाज कि भाई उसमें पेट्रियार्की के नाम से कितनी बढ़िया तरीके से छाती कूटी गई है, या फिर सेक्सुअल लिबरेशन की थीम को कितना बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर किया गया है, या फिर फांसीवाद के नाम से कितनी बढ़िया तरीके से छाती कूटी गई है। ऐसी जो अलग अलग वोक थीम्स होती है ना, ऐसी वोक थीम्स को जिन फिल्मों में ज़्यादा बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर किया गया होता है, ज़्यादा बढ़िया तरीके से सामने रखा गया होता है, उन फिल्मों को ही सबमिट किया जाता है। जितने भी बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स है, अवार्ड शोज वगैरह है, उनमें यही क्राइटेरिया होता है। जिन फिल्मों को ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है ना इन फिल्म फेस्टिवल्स में या अवार्ड शोज वगैरह में, आप देख लेना उन फिल्मों में आपको कोई ना कोई वोक प्रोपेगेंडा अवश्य देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसी फिल्में उनके अनुसार रिवोल्यूशनरी होती है, क्रांतिकारी होती है, कि भाई सोशल नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं, सामाजिक बंधनों को, वीडियो को उखाड़ फेंक रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसी फिल्मों को ही वो सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि ऑस्कर की अगर हम बात करें ना, तो आज से 10-12 वर्ष पहले, मैं बाकी दूसरी कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए ऑस्कर की। बाकी दूसरी जो कैटेगरीज है, चाहे वो बेस्ट पिक्चर हो वगैरह वगैरह दूसरी, तो 10-12 वर्ष पहले तक भी ऑस्कर में एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव और एक्सट्रीमली रिलीजियस फिल्मों को तक सेलिब्रेट किया जाता था। बहुत सारी हॉलीवुड की ऐसी फिल्मों के आपको उदाहरण मिल जाएंगे जो एक्सट्रीमली रिलीजियस है, एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव है, फिर भी उनको ऑस्कर में सेलिब्रेट किया गया था। परंतु पिछले 10-12 वर्षों में ऑस्कर में बहुत सारे धीरे धीरे चेंजेस होते गए हैं।
और इसी कारण से अमेरिकन कंजर्वेटिव्स ऑस्कर के नाम से आपको पिछले कुछ वर्षों में दिख जाएंगे आलोचना करते हुए ऑस्कर की। बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और 2 वर्ष पहले तो अभी उन्होंने एक नई कुछ गाइडलाइंस भी जारी की थी ऑस्कर ने, कि अगर बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में आपको अपनी फिल्म को सबमिट करना है तो आपकी फिल्म में कोई ना कोई LGBTQ थीम होनी चाहिए, या फिर आपकी फिल्म के जो कास्ट एंड क्रू मेंबर्स हैं उनमें कोई ना कोई LGBTQ या फिर एशियन, अफ्रीकन या फिर कोई दिव्यांग व्यक्ति होना चाहिए। मतलब डाइवर्सिटी आपके कास्ट एंड क्रू मेंबर्स में भी होनी चाहिए तभी उस फिल्म को आप बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में सबमिट कर सकते हैं। जिसके बाद में हॉलीवुड से ही इसकी बहुत आलोचना हुई थी। एक बहुत सारे बड़े वरिष्ठ जो एक्टर्स वगैरह है उन्होंने कठोर शब्दों में आलोचना की थी। एक एक्टर ने तो यहाँ तक कहा था कि भाई ये जो कुछ भी नई गाइडलाइंस आई है ना, वो देख करके लिटरली मुझे उल्टियाँ हो रही है। मैंने इस पर वीडियो बनाया था, वो क्लिप भी मैंने उसमें दिखाई है, तो आप ये वीडियो हमारा अवश्य देखना। तो पिछले 10-12 वर्षों में दूसरी कैटेगरीज में भी ऐसी फिल्मों को ही अधिकतर प्रेफरेंस दिया जाता है जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ वोक थीम हो, वोक प्रोपेगेंडा हो। पिछले वर्ष भी आप देख लीजिए वो जो फिल्म थी ना, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, तो उसमें भी जो एक बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जिसे दिया गया था, वो मतलब बस वोक थीम को उन्होंने अपनी लाइफ में भी, उस फिल्म में भी वोक थीम तो थी ही, पर अपनी रियल लाइफ में भी उस एक्ट्रेस ने थोड़ा वोक एजेंडा वगैरह उसको प्रमोट किया हुआ है। तो बस अवार्ड इस बहुत आलोचना भी उस बात की हुई थी उस समय। तो जो लापता लेडीज़ को भेजा FFI ने भारत की तरफ से, तो वो उनकी दृष्टि से उन्होंने सही फिल्म को भेजा था कि भाई पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटी गई है, एक परफेक्ट वोक प्रोपेगेंडा फिल्म है। लेफ्टिस्टों की समस्या ये है कि भाई इसमें थोड़ा कमर्शियल टच था लापता लेडीज़ में, उसकी जगह पर ऑल वी इमेजिन इज लाइट को भेजना चाहिए था। तो वो तो समझ रहे हैं कि भाई कैसी फिल्मों को वहाँ सबमिट किया जाता है। जो लोग द गोट लाइफ या आडू जीवितम या ऐसी कुछ दूसरी फिल्मों का भी जो नाम ले रहे हैं उनको समझने की आवश्यकता है कि कैसी फिल्मों को भेजा जाता है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में, कि कुछ ना कुछ इनके अनुसार जो सो कॉल्ड क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी थीम होती है ना, वो उस फिल्म में होनी चाहिए। अब कई सारे मित्रों के मन में प्रश्न आया होगा कि भाई फिर पिछले वर्ष RRR को ऑस्कर में इतना क्यों सेलिब्रेट किया गया था वगैरह वगैरह। तो देखिए RRR भी मैंने इस पर पहले भी बात की थी, फिर से एक बार संक्षेप में बताता हूँ। पहले उन्हें यही लगा था कि भाई RRR में वाइट सुप्रीमसिस्ट मेन विलन है और ट्राइबल कल्चर भी उन्होंने दिखाया है। तो ये बातें अमेरिकन लिबरल्स के अनुसार उनके लिए तो ये परफेक्ट वोक फिल्म थी कि भाई वाइट सुप्रीमसिस्ट इसमें विलन है, ट्राइबल कल्चर भी दिखाया हुआ है। और अमेरिका में जो आज वहाँ के जो लिबरल्स है, डेमोक्रेट्स हैं, वो अमेरिकन कंजर्वेटिव्स को टीज करने के लिए इंडिजिनस ट्राइब्स के अधिकारों की आजकल बड़ी बात कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में इंडिजिनस ट्राइब्स के ऊपर हुए अत्याचारों को बार बार वो सामने ला रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस आपको इस पर मिल जाएंगे यूट्यूब पर। मैंने उसमें से एक क्लिप यहाँ पर इस वीडियो में दिखाई भी थी। तो वहाँ पर इंडिजिनस ट्राइब्स को डेमोक्रेट्स उनके अधिकारों की बात करते हैं या उनके ऊपर हुए अत्याचारों को सामने लाते हैं। तो RRR उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट फिल्म थी कि भाई वाइट सुप्रीमसिस्ट को भी इसमें विलन दिखाया है और ट्राइबल कल्चर भी है। और केवल कोमाराम भीम जी की बात नहीं, उनके अनुसार तो पूरी की पूरी हिंदू सभ्यता ही एक पूरी हमारी सनातन संस्कृति उनके लिए पेगन कल्चर ही है, जिसको वो इंडिजिनस ट्राइब शब्द दे दीजिए जो भी है, उनके लिए हमारी सभ्यता पेगन कल्चर ही है। तो बाद में फिर आप देख लीजिए, फिर अचानक से नाटू नाटू पर आकर के बात क्यों रुक गई, जब पहले इतना ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा था। चांसेस तो इससे कई ज़्यादा थे RRR को ज़्यादा अवार्ड्स मिलने के, पर फिर बाद में नाटू नाटू पर ही आकर के बात क्यों रुक गई, उसे ही क्यों अवार्ड मिला? क्योंकि भारत के वामपंथियों ने एक पूरा जोर शोर से कई सारे आर्टिकल्स उस समय लिखे, उन ऑस्कर तक, उस ज्यूरी तक ये बातें पहुंचाई कि भाई आप लोग जो समझ रहे हो ना वैसी ये फिल्म नहीं है, इसमें तो उल्टा मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को सेलिब्रेट किया गया है, जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है ना उसको सेलिब्रेट किया गया है, ये तो उल्टा जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। ये बातें पहुंचाई गई, उसके बारे में एक पूरा नेगेटिव कैंपेन चला। ऑस्कर से ठीक पहले अमेरिका के एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ने SS राजामौली जी का जो इंटरव्यू लिया, उसमें भी उनसे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे कि भाई आपकी फिल्मों में तो आप ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की को प्रमोट करते हो, भारत में तो देखो माइनॉरिटी को कैसे टारगेट किया जा रहा है, आप तो जातिवाद को बढ़ावा देते हो। और भी कई सारे ऐसे प्रश्न पूछे थे, मैंने उस पर भी वीडियो उस समय बनाया था। तो सिस्टमेटिक वे में ये बातें पहुंचाई गई वहाँ पर कि नहीं आप लोग जो समझ रहे हो ना कि ये वाइट सुप्रीमसिस्ट विलन है, ट्राइबल कल्चर वगैरह, तो नहीं ये तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को सेलिब्रेट करती है। जैसे कि आप देख लीजिए, एक वॉक्स नाम का अमेरिकन मीडिया पोर्टल है, काफ़ी बड़ा,
उसका ये आर्टिकल देखिए, आरआरआर इज एन इनक्रेडिबल एक्शन मूवी विथ सीरियस ट्रबलिंग पॉलिटिक्स. द टॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इज अ हिट ऑन नेटफ्लिक्स बट इट्स कास्टिस्ट पॉलिटिक्स आरंट सो सिंपल. थोड़ा सा और मैं आपको आगे पढ़कर बताता हूँ, देखिए. इन आरआरआर's केस द प्रॉब्लम इज दैट it is very much a fantasy of the upper caste Hindu gaze and all those willing to go along with its hegemony. Now, what do I mean by that? To unpack that, let's dig into that which has long ruled the fate of India, the caste system, Hindutva and the casteist monster. बहुत सारी बातें फिर आरएसएस को लेकर के भी बहुत सारी उन्होंने जहर उगला इस आर्टिकल में. जो भी हिंदू सभ्यता को लेकर के जो गलत बातें वो बोल सकते थे इस आर्टिकल में बोली गई है. इसी प्रकार का एक फिल्म कंपेनियन का आर्टिकल है. ये तो मैंने पहले बताए हुए हैं पर आज विषय इस कारण से दोबारा बता रहा हूँ. देयर हैज बीन a concerted criticism about the explicit Hindu iconography and allusions to caste pride that probably helped with the widespread acceptance of Rajamouli's films in the Hindi belt. Even before RRR, the two-part Bahubali film spoke more than once about Kshatriya pride. Among other things, in RRR's last scene, Bhim, a Goan tribal, says to Ram, an upper caste Hindu, "Give me an education, brother," फोर्टिफाइंग द हिंदू सोसाइटीज कास्ट हायरार्की. और भी नीचे बहुत सारी बातें की गई है. तो ये बातें क्यों लिखी गई थी उस समय? क्योंकि जो लोग ये समझ रहे थे ना कि भाई ये बढ़िया वोक फिल्म लग रही थी, तो उन्हें बताया गया कि नहीं 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 नहीं, आप लोग समझ रहे हो, वैसा नहीं है. ये तो उल्टा जातिवाद को सेलिब्रेट करती है, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की वगैरह, हिंदुत्व पॉलिटिक्स को प्रमोट कर रही है, फांसीवादी मोदी के पॉलिटिक्स को मदद कर सके, ऐसी ये फिल्म है. ये बातें उस समय आर्टिकल्स में लिखी गई. अलग अलग बहुत सारे आर्टिकल्स उस समय आपको मिल जाएंगे. मतलब आरआरआर जब रिलीज हुई उस समय तो नेगेटिव रिव्यूज किए ही गए थे, परंतु जब विशेषतः ऑस्कर में उसको सेलिब्रेट किया जाने लगा या ये चांसेस बढ़ने लगे कि कई सारी कैटेगरीज में इसको नॉमिनेशन भी मिलेंगे, नाटो नाटो सॉन्ग को, तो उस समय वो सॉन्ग भी आप अगर देखेंगे तो जो वाइट सुप्रीमसिस्ट है उनके विरुद्ध जो भारतीय है, उनके अनुसार तो पैगन कल्चर ही है, तो वो उन वाइट सुप्रीमसिस्ट को उत्तर दे रहे हैं नाटो नाटो सॉन्ग में भी. तो ये उस समय उन्हें लग रहा था, तो उन तक ये बातें पहुंचाई गई कि नहीं 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 नहीं, ये तो उल्टा मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को सेलिब्रेट करने वाली फिल्म है आरआरआर. तो ये बातें प्लीज़ समझिए. जो लोग ये गोड लाइफ वगैरह का नाम ले रहे हैं, ऑस्कर में या जो भी फिल्म फेस्टिवल्स हो उनमें ऐसी फिल्मों को सेलिब्रेट नहीं किया जाता जो टेक्निकली वेल मेड हो. ना 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 ना, किसी को भी ऐसा अगर लगता हो क्योंकि टेक्निकल बातों के ऊपर फिल्म फेस्टिवल्स में या शो अवार्ड शोज वगैरह में फिल्मों को चूज़ किया जाता है, तो वो विशुद्ध कोटि का महामूर्ख है. विमूढ़ जिसको कहा जाता है ना, हाई लेवल का एकदम. ये बातें कठोर लगेंगी किसी को कि भाई ऐसे शब्द में क्यों उपयोग कर रहा हूँ, पर आवश्यक है. चोट लगना आवश्यक है इन शब्दों की, तभी तो जो कुछ मन में ऐसी कुछ भ्रांतियाँ भरी पड़ी ना, वो टूटे भ्रांतियाँ. भाई ये मेरे शब्दों की चोट लगकर ही टूटे, जैसे भी टूटे. निकलिए बाहर, समझिए क्या हो रहा है क्या नहीं, कैसे होती है बातें. लेफ्टिस्ट तो बहुत अच्छे से समझते हैं ना, तो हम कब समझेंगे? इसलिए चोट लगने वाले शब्द भी आपको किसी को बुरा लगे तो लगने दीजिए, पर ये समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है. तो लापता लेडीज़ तो वैसे भी यार थर्ड क्लास, मतलब भले ही वोक प्रोपेगेंडा फिल्म हो, पर आप टेक्निकली भी देखेंगे एकदम निम्न स्तर की फिल्म थी, एकदम घटिया निचले स्तर की, एकदम मतलब जितना भी आप घटिया बोल सके. क्या फालतू जोक्स थे, कोई ढंग की स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस पेट्रियार्की के नाम से छाती कूट दी. इस कारण से उस समय वामपंथी उन्हें बड़ा सर पर लेकर के नाचे थे, लापता लेडीज़ को. और अभी ऑस्कर में उन्हें लग रहा है कि भाई उसमें थोड़ा कमर्शियल टच था, तो ऑल वी इमेजिन इज लाइट को भेजना चाहिए था. लापता लेडीज़ तो हिंदुओं के कल्चरल जेनोसाइड के लिए बनाई गई वोक प्रोपेगेंडा फिल्म ही है. इसमें किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए. क्योंकि शहरों में एयर कंडीशन कमरों में बैठकर जो भारत के गांव के विरुद्ध जहर उगलते हैं ना, ऐसे कुछ मूर्खों के द्वारा लिखी गई वो कहानी है लापता लेडीज़, जिन्होंने कभी भारत के गांव देखे नहीं, परिवार देखे नहीं, कोई लेना देना नहीं है, अपने चश्मे के अनुसार वो गंद फैलाते हैं. तो ऐसी गंद थी लापता लेडीज़. चलिए, बाकी जो भी बातें मैंने आपको बताई उस पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना. ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद. जय श्री राम, वंदे मातरम.